कैटलॉग आपको हमने इसमें ग्रुप में शेयर किया था। तो आज हम टैक्स कंप्लायंसेस के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि हमारा आज टॉपिक होगा पॉइंट्स लिस्टेड इन इनकम टैक्स एंड कंप्लायंसेस। अब सवाल ये है कि हाँ सुषमा जी आप बताएं क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है। आकांक्षा मैम। हाँ जी सर। यस, जब भी ड्यूरिंग द सेशन में, मतलब सेशन जब चल रहा है उस टाइम पे अगर किसी का माइक गलती से भी अनम्यूट हो जाता है तो आप उसे म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। ओके, थैंक यू सो मच। नाउ तो आज हम चर्चा करेंगे टैक्स के ऊपर। टैक्स क्या है, यानी कि इनकम पर या सरकार को दिया जाने वाला टैक्स भुगतान। ये यूजुअली दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसे टैक्स जो हम सरकार को खुद डायरेक्टली पे करते हैं, ऐसे टैक्स जो डायरेक्टली हम सरकार को पे करते हैं उन्हें हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, और ऐसे टैक्स जो हम सरकार को सीधे नहीं करते, अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि वो कोई टैक्स नहीं देता तो वो झूठ बोलता है। कारण उसका ये है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कुछ सामान परचेज करता हो और टैक्स ना देता हो। हमारे देश में सभी लोग, जितने भी पूरे देश की हमारी जनसंख्या, सभी लोग टैक्स पे करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों टैक्स पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जब हमारी इनकम की सीमा 5 लाख रुपए से ऊपर हो जाती है तो टैक्स हमें पे करना पड़ता है। कई जगह पर हमारे जो सीमा है वो 2.5 लाख रुपए तक की है, तो हमको दो तरह के टैक्स देने होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हमें इनकम टैक्स के रूप में दिया जाता है, जो हर साल हमको रिटर्न फाइल करनी होती है। यूजुअली 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम लोगों ने की होती हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च, सपोज मैं एग्जाम्पल देता हूं अभी, 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक आपके अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी, पैसा आया है, गया है, आया है, गया है, आया है वो इनकम के रूप में है, वो लोन के रूप में भी हो सकता है, इनकम के रूप में भी, और गया है हमारे खर्चों के रूप में और इंटरेस्ट के रूप में। तो हम यहाँ पे कहना चाहते हैं यहाँ पे कि जो हमारे आया है, यानी रेवेन्यू में जनरेट हुआ है, सपोज हमको 20 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ और उसमें से हमारे खर्चे हुए 15 लाख रुपए के, तो 5 लाख रुपए का हमारा क्या हुआ, इनकम हुआ। अब इस इनकम पर टैक्स लगना है। तो आप में से काफी सारे भाई बंधु ऐसे होंगे जो अभी आईटीआर फाइल कर रहे होंगे। क्या मैं सभी से पूछ सकता हूं, आप अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं कितने लोग इनकम टैक्स की आईटीआर फाइल करते हैं? माइक अनम्यूट करें और बताएं। आप करते हैं सर? हाँ जी। ठीक है। तो ये आईटीआर भी दो तरह से, कई लोग तो जो अकाउंटेंट रहते हैं उनसे कराते हैं, कई लोग सीए से भी कराते हैं। तो लक्ष्मण जी आप बताएं, आप सीए से करा रहे हैं या अकाउंटेंट से करा रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट्स? अकाउंटेंट से करा रहा हूं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कराना जरूर चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको अपने अपना एक वो रहता है। यस, एक्चुअली क्या रहता है कि आपको अपने खर्चों पे, दूसरी बात यह ना कि देखिए जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसे बिजनेस के साथ साथ ना कुछ कंप्लायंसेस होते हैं। जैसे हम नौकरी करते हैं तो हमारी कुछ सीमाएं होती हैं वहाँ पे कि हमको सुबह 9 बजे जाना है और शाम को 5 बजे आना है, तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। ऐसे बिजनेस में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, हमें बिजनेस में भी कुछ नियम का पालन करना होता है। हमको जो हमारे लोकल लॉज होते हैं उनका हमें पालन करना होता है, लोकल जो लॉ है। खैर अब नाव आते हैं दूसरी बात पे। जैसे मैं लोकल लॉ की बात करूँ, कहीं कहीं राज्यों में जो नगर निगम होता है वो भी अपना टैक्स लेता है। कुछ राज्यों में जैसे वार्ड रहते हैं, उन वार्ड में कुछ टैक्स लोकल भी जाता है, हाउस टैक्स भी जाता है, वाटर टैक्स भी जाता है, इनकम टैक्स। इस तरह के जो टैक्स है जो डायरेक्ट पे करते हैं हम डायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। तो हम सभी को, जिनको अपने बिजनेस को आगे ग्रो करना है, जिनको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, उनको इनकम टैक्स फाइल करना जरूरी है। या अभी नहीं कर रहे हैं तो कुछ समय बाद, साल 2 साल बाद, या जितना जल्दी हो सके आईटीआर पैन नंबर लेकर आईटीआर अपनी फाइल करनी चाहिए। ये गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस हैं जो कंप्लायंसेस हमें पूरे करने चाहिए।
अब सवाल हो गया हमारा डायरेक्ट टैक्स का। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्सेस होते हैं जो हमें गवर्नमेंट को पे तो करने होते हैं, बट वो डायरेक्टली नहीं करने होते, वो डायरेक्टली नहीं करने होते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल दें, अगर आपने कोई 20,000 रुपये का या 25,000 का, सपोज 25,000 का मोबाइल खरीदा आपने, तो उसमें हम क्या करते हैं कि कंपनी ने उसको डिस्ट्रीब्यूटर को दिया 20,000 रुपये का, उस पर टैक्स लगाया, कंपनी का जो कॉस्ट है वो 20,000 रुपये का है, उस पर टैक्स लग के हो गया 22,000 रुपये। 22 में 1,000 का इनकम जोड़ लिया उसने, 23,000 रुपये होगा, दुकानदार उसे बेच रहा है 25,000 का। दैट मीन्स कंपनी का प्रॉफिट 1,000 रुपये का, 2,000 रुपये का बेचने वाले का। कंपनी अपना प्रॉफिट इसलिए कम रखती है क्योंकि उसको लार्ज वॉल्यूम में बेचना होता है, उसमें हजारों लाखों दुकानदार हैं, तो वो अपना प्रॉफिट थोड़ा कम रखते हैं। उनका मान लीजिए 1,000 हुआ और 2,000 होगा दुकानदार का। अब इसमें 2,000 क्या लग गया? टैक्स। यानी कि आपने कोई मोबाइल खरीदा तो आपने हमारे देश की सरकार को, यानी भारत सरकार को 2,000 रुपये का टैक्स दे दिया। तो चूंकि अब आपने तो 25,000 मोबाइल खरीदा, आपको मालूम भी नहीं है इसमें के अंदर कितना टैक्स है, जो वेरी करता है, वो 2,000 भी हो सकता है, 1,500 भी हो सकता है, बट टैक्स में लगा होता है। आप कुछ भी परचेज कर लीजिए, चाहे फैन परचेज कर लीजिए, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, सभी में टैक्स पहले से जुड़ा होता है। इसलिए हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि भारत का हर एक व्यक्ति जो कुछ भी वस्तुएं या सेवाएं परचेज करता है वो टैक्स देता ही देता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स के रूप में या इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में। अब हम बात करते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो कलेक्ट कैसे किए जाते हैं। यूजुअली जो टैक्सेस होते हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही शामिल होते हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कल के सेशन में या परसों के सेशन में बिजनेस के हमने टाइप बताए थे आपको। तो एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक होता है सर्विस सेक्टर। जैसे कई सारे, जैसे एक हमारे भाई हैं, जैसे जो लोग पिकअप का काम करते हैं, मतलब सामान ढोने का जो काम करते हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं, तो इसे हम बोलेंगे सर्विस सेक्टर, क्योंकि इसमें सिर्फ लोगों को आप सेवाएं दे रहे हैं, इसमें कोई अब वस्तु नहीं दे रहे किसी को भी। अब जैसे हमारे साथ एक क्या कहते हैं, जैसे ज्वेलरी का जो काम करते हैं, जो बहन जुड़ी हुई हैं, तो उसमें क्या है कि कोई व्यक्ति उन्हें कुछ पैसे देगा तो उसके बदले वो उस ज्वेलरी देंगे। ये हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इस सेक्टर में हमें कोई वस्तु किसी को देनी है और उसके बदले पैसे लेने हैं, तो ये हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और सर्विस सेक्टर वो होता है जिसमें हम कोई वस्तु किसी को देते नहीं है। ठीक है, जैसे हम किसी से कोई फोन का रिचार्ज कराते हैं तो फोन में बैलेंस आ जाता है, बट वो दिखता तो नहीं है ना, तो इसलिए हम उसे कहेंगे हम सर्विस सेक्टर, जिसमें सर्विस के हमें पैसे लेने होते हैं। जैसे इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, इस तरह की जो सर्विसेज हैं उनको हम ट्यूशन सर्विसेज, स्कूल सर्विसेज, ये सब सर्विसेज मानी जाएंगी। तो दो तरह के सेक्टर्स रहते हैं। हम दोबारा अपने पॉइंट पे आते हैं। हम लोग आज बात कर रहे हैं टैक्स की, जिसमें एक हमारा डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। अब आता है दूसरे, इसमें एक और बड़ी चीज कि जब हम टैक्स फाइलिंग करते हैं तो हमको क्या क्या चीजें बात ध्यान में रखनी चाहिए। जो अभी नहीं कर रहे हैं वो समझ लें, और जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा उसमें आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आपके जो बिजनेस है उस बिजनेस में ए से लेकर के जेड तक के जितने भी खर्चे आपके व्यवसाय से संबंधित हैं, आप सभी खर्चों को आप अपने अकाउंटेंट को दे करके उसमें अपने आईटीआर में बुक करा सकते हैं। जैसे मैं कुछ हेड्स लेता हूँ, कुछ हेड्स है। पहले हेड में सैलरी है, आप अपना कोई स्टाफ साथ में रखते हैं, उनको डालिए। कुछ वेजेस है, मजदूरी, जैसे कुछ छोटे मोटे काम के लिए 2-4 दिन के लिए आपने कोई काम कराया, सपोज अपनी दुकान में कोई मरम्मत कराई, वो खर्चे आप इसमें डाल सकते हो। रेंट, आप जो शॉप अगर आपका रेंट का है तो वो आप डाल सकते हैं इसमें। कुछ जैसे क्लीनिंग का, कुछ टूट फूट का एक्सपेंसेस, वेयर एंड टेयर होता है, उसको उसमें आप डाल सकते हो। इसके अलावा अगर आपने अपने शॉप का इंश्योरेंस कराया हुआ है तो उसे आप खर्चे में आप दिखा सकते हैं। इंश्योरेंस दो तरह के होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। ऐसे इंश्योरेंस जो आपने अपने लाइफ पे किए हुए हैं वे इंश्योरेंस, और एक होता है जनरल इंश्योरेंस, जैसे आपके कार का, बाइक का, जो ऐसी कार या बाइक जो आपके व्यवसाय से सीधे सीधे संबंधित है, तो आप उसके खर्चे उसमें, इवन जो पेट्रोल तक के खर्चे आपके, अगर आपके बिजनेस में आपका फ़ोन इस्तेमाल होता है, फ़ोन खरीदा है आपने वो, और उसका जो बिल आता है मंथली जो भी आप रिचार्ज कराते हो, वो खर्चा आप टेलीफोन चार्जेस में अपनी आईटीआर में दिखा सकते हैं। लक्ष्मण जी, मैं आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए।
आप यूजुअली अपने अकाउंटेंट को जो खर्चे देते हैं उसमें क्या आपने अभी तक मोबाइल चार्जेस के या वो खर्चे उसमें दिखवाए हैं अभी तक? लक्ष्मण जी जरा माइक अनम्यूट कीजिए। लक्ष्मण जी मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? नहीं सर, कैसे बोलेंगे थोड़ा सा मैं। हाँ, मैं कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं क्या आपने अपनी ITR में अपने अकाउंटेंट को अपने जो मोबाइल चार्जेस आपने साल में, सपोज आपने 3600 रुपये का रिचार्ज कराया 300 रुपये के हिसाब से, तो क्या आपने उसको कहा है कि आप मेरी ITR में मेरे टेलीफोन एक्सेस भी दिखाइए? नहीं सर, ये नहीं कहा। हाँ, मैं आपको बता दूं, आपका टेलीफोन का खर्च यानी आपके रिचार्ज का खर्च आप अपने ITR में दिखा सकते हैं। हाँ जी। कारण उसका ये कि आपके बिजनेस से सीधे सीधे संबंधित है जी। हाँ, इसके अलावा अगर आपने कोई मोबाइल फोन खरीदा जिसका इस्तेमाल आप इसमें अपने व्यवसाय में कर रहे हैं, तो उसे आप अपने ITR की बैलेंस शीट में दिखा सकते हो एसेट्स के रूप में। ये आपकी संपत्ति है, मतलब आपको अगर 20,000 का फोन है या 25,000 का फोन है तो आप उसमें दिखा सकते हो कि आपने इस साल 25,000 का फोन खरीदा, ठीक है, तो आपके एसेट्स में दिखेगा। मैं आप सभी पार्टिसिपेंट को एक बात बताना चाहता हूं कि आप अपनी ITR में दो मुख्य बातों का ध्यान रखें। एक तो खर्चे, आपने जो भी जितने भी आपने खर्चे किए अपने बिजनेस में वो सारे खर्चे आपके दिखने चाहिए। दूसरा, आपके बिजनेस में जितनी भी संपत्ति है आपके पास, चाहे वो आपका लैपटॉप है, चाहे कंप्यूटर है, आपके जो बिजनेस में सीधे सीधे काम में आता है, उसको असेट साइड में दिखवाइए। अगर आपके ITR में असेट साइड ज्यादा दिखेगी तो ये माना जाएगा कि आप पे संपत्ति ज्यादा है। आपकी संपत्ति अच्छी होगी, असेट्स अच्छी होंगी, तो आपको एक मजबूत बिजनेसमैन माना जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जी सर। ITR में दो चीजें मेन होती हैं, एक होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक दूसरा होता है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दो चीजें होती हैं, लायबिलिटीज और आपका एसेट्स। तो लक्ष्मण जी मैं एक और बात बताना चाहता हूं आपको। मैं पूरे साल में जितना भी इंटरेस्ट आपने अपने लोन पे किया है, सपोज आपका एक महीने का इंटरेस्ट 4,000 रुपए जाता है, तो साल का होगा 48,000 रुपए। तो आप अकाउंटेंट साहब को बोलेंगे, अकाउंटेंट साहब 48,000 रुपए मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे में दिखाइए। तो इसके लिए बैंक से मुझे वो मिलेगा सर, इसका आप मतलब इंटरेस्ट का वो? ये सर मैं आपको बताता हूं आपको। मैं 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, उस बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करके या प्रिंट लेकर के बैंक से स्टैंप लगा के अकाउंटेंट साहब को दे दीजिए। अकाउंटेंट साहब को बोले, अकाउंटेंट साहब कि इसमें जितना मेरा इंटरेस्ट लगा है वो प्लस बैंक के चार्जेस जो होते हैं वो दोनों चीज ऐड करके मेरे खर्चे में दिखाओ, जिससे मेरी ITR थोड़ी बड़ी बने, थोड़े उसमें स्टेटमेंट में ज्यादा चीजें आएंगी ITR में। तो वो जब आप किसी और डिपार्टमेंट में या किसी डिपार्टमेंट में दिखाओगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ भाई प्रॉपर इनका इनकम हो रहा है, इनको प्रॉपर खर्चे हो रहे हैं और प्रॉपर इनकी असेट्स है, प्रॉपर इनकी लायबिलिटीज है। तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी। पर सर एक क्वेश्चन है मेरा, जो हमारी जो प्रीमियम जो कटता है, जो हम इसका इंस्टॉलमेंट देते हैं ना महीने का, हाँ बोलिए ना। उसमें सर वो हमें अलग से इंटरेस्ट नहीं दिखाता ना, वो तो दिखाता है कि आपका 4,000 5,000 आपका प्रीमियम हो गया, मतलब महीने की आपकी इंस्टॉलमेंट चलेगी। यस सर, तो उसमें वो सेपरेट नहीं दिखाता। हाँ मैं आपको बताता हूँ ना, इसमें क्या होगा, आपको इस बैंक से स्टेटमेंट लेना है। उस बैंक की स्टेटमेंट में उनसे बोलिए कि इसमें इंटरेस्ट कितना है और मेरा प्रिंसिपल कितना है। आप मुझे आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, आप लोन का ना शेड्यूल ले लीजिए उनसे, लोन का शेड्यूल। जी। आप बैंक से कहिए कि आप हमें हमारे लोन का शेड्यूल दीजिए, हमारे हर महीने में जो हमारी किस्त जा रही है उसमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना जा रहा है, यानी मूल कितना जा रहा है और उसमें ब्याज कितना जा रहा है। अच्छा, ये हाँ, ये बैंक से आपका हक है, आपका राइट, आप मांगिए, जब तो आपको पता लगेगा कि आपका अभी मूल कितना कम हुआ और ब्याज कितना जा रहा है। एक्चुअली क्या रहता है कि जो हम सोल प्रॉपर्टरशिप जो लोग होते हैं, यानी हम छोटे जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, हमको कई बार क्या होता है अपने खर्चे पता नहीं लगते। हमको जो पैसा आ रहा है वो लगता है हमें इनकम है, बट एक्चुअली उसमें बहुत सारा चीज़ हमारा खर्चा जुड़ा होता है जो मालूम नहीं होता। और कई बार क्या होता है कि हम उसमें ट्रैप में फंस जाते हैं। ट्रैप में जैसे हम पे अगर मान लो
50,000 रुपये का सेल हुआ तो हमने मान लिया इसमें 20,000 25,000 खर्चे हो गए और 25,000 का इनकम हो गया। वो ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अंदर अंदर खाने चलती रहती है और हमें पता नहीं लगती है। जैसे आज आपसे हमने बात हुई लक्ष्मण जी, आपको अभी तक ये मतलब इस चीज़ का आपको शेड्यूल नहीं मिला है तो आपको अपना मैनेजमेंट करने में मुश्किल आ जाएगी इससे इन फ्यूचर। तो आप स्टेटमेंट लीजिए और उसमें आपको ये पता लगना शुरू हो जाएगा कि आपका कितना प्रिंसिपल जा रहा है और कितना इसमें इंटरेस्ट जा रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? हाँ जी सर। यस यस, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अक्कू जी, सुषमा जी, प्रीतम जी, बबीता जी, पूजा जी, कोई सवाल है आपके तो जरा एक बार आप पूछिए। सर जैसे ही हमारे साल भर में ये जो लाइफ इंश्योरेंस होते हैं और ये जो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं तो ये भी आईटीआर में मेंशन करना जरूरी होता है? मैं आपको बताता हूँ उसमें। देखिए, मैं ये जो डीआईसी ने ये जो क्लास जो आपके लिए ट्रेनिंग सेशन जो अरेंज किया वो इसलिए तो किया है कि आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करने के साथ साथ में आप इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, प्रिंसिपल भी दे रहे हैं, उसके अलावा जो आपके अधिकार हैं, जो राइट्स हैं वो आपको मालूम नहीं है, तो आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है बट आप खर्चे को दिखा भी नहीं पा रहे हैं सही से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें आप अपने अकाउंटेंट साहब को आपका जो जनरल इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस दो तरह के रहते हैं, एक हो गया जनरल इंश्योरेंस, हो गया एक हो गया आपका क्या कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। सर जैसे जो जनरल इंश्योरेंस है तो वो जो हमने कर रखा है वो 3 साल में रिन्यू होता है और जो लाइफ इंश्योरेंस है वो पर ईयर में रिन्यू होता है, तो ये दोनों मेंशन करना जरूरी है इसमें आईटीआर में? मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है कि हमको ना कुछ मैं आपको पहले बताता हूँ आपको मैं जनरल इंश्योरेंस की, मतलब LIC वाला हेल्थ इंश्योरेंस छोड़ दे तो बाकी सारे इंश्योरेंस मोस्टली जनरल इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है। अब सुनिए, अगर आप अपने शॉप का कोई यूजुअली क्या होता है, जो बैंक जब भी आपका कोई लोन प्रोवाइड करते हैं तो वो यूजुअली आपकी जो शॉप है ना उसका भी इंश्योरेंस करते हैं। शायद आपको मालूम नहीं होगा बट वो आपसे एक अमाउंट 5,000 या 6,000 7,000 का एक अमाउंट काट लेते हैं और वो आपकी शॉप का इंश्योरेंस करते हैं कि इनकेस भगवान ना करे कोई आग लग जाए, दुर्घटना हो जाए तो वो आपका इंश्योरेंस में कवर हो जाए। ऐसा वो इंश्योरेंस करते हैं, आपको नहीं मालूम होगा बट आप बैंक में पूछ लेना एक बार। तो ये जो अमाउंट उन्होंने काटी है, ये वाली जो अमाउंट है आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें आप उसे रखवा सकते हैं, मतलब आप खर्चा दिखाएंगे ये वाला। अब बात आ जाती है मैम हेल्थ इंश्योरेंस की, ठीक है। जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है ना, आपको हैरानी होगी कि इसकी सीमा 1 से 1.5 लाख रुपए तक के बीच में है। 1.5 लाख रुपए तक का साल में जितना भी इंश्योरेंस का पेमेंट आपने किया वो सारा आपका एग्जाम्प्ट होगा। हाँ, आप आईटीआर में उसको शो कीजिए, आपको उसमें छूट मिलेगी। आपके हेल्थ इंश्योरेंस में जो पैसा गया है वो आपको छूट मिलेगी पर्सनल आईटीआर में। आईटीआर यूजुअली आईटीआर में 2 तरह के रहते हैं, कई सारे जो प्राइवेट लिमिटेड होते हैं या पार्टनरशिप होते हैं उनकी आईटीआर अलग होती है और हमारी इंडिविजुअल आईटीआर अलग होती है। तो आप बच्चों की स्कूल फीस, ट्यूशन फीस जो यूजुअली होती है वो आप सीओ को देंगे, आपको टैक्स में छूट मिलेगी उसमें। आप रेंट देंगे, टैक्स में छूट मिलेगी। आपकी जो लोन पर जो ब्याज जा रहा है उस पर आपको छूट मिलेगी। अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है उस पर आपको छूट मिलेगी, उसकी इंटरेस्ट पे आपको छूट मिलेगी, ठीक है। और इसी तरह के कई बार क्या है कि आप अपने बिजनेस के काम से, सपोज आप ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है, तो इनको हम बोलते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अगर आप इनके जी सर, जैसे टर्म इंश्योरेंस भी है सर, हेल्थ का तो आपने बता दिया, लेकिन जो टर्म है वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं आईटीआर में? यस यस, मैं आपको लेकिन ना हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस इन दोनों को जोड़ करके 1.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। 1.5 लाख तक आपको छूट मिल जाएगी। जी ठीक है सर। एक मैम आपने एक सवाल और किया था अभी थोड़ी देर पहले कि आपने कोई एक इंश्योरेंस कराया हुआ वो 3 साल के लिए एक बार में कराया हुआ है, ऐसा सही बात है ये? जी सर, जी सर। मैं आपको इसमें एक बताता हूँ आपको मैं, अगर मान लीजिए 3 साल का आपका प्रीमियम 15,000 रुपए है जी, तो आपको 3 साल तक हर साल 5,000 रुपए की छूट मिलेगी। जी आपके 15,000 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे, 5,000 5,000 5,000, ठीक है जी सर। तो जैसे सर इसमें तो सर जैसे हमने एक ही बार पेमेंट कर दिया था तो वो कैसे दिखाएं उसको? मैं आपको बताऊँ ना, ये काम सीए का है
वो इसको दिखाएगा रैकरिंग में, कहेगा कि भाई 25,000 मतलब सपोज 15,000 पे हुए हैं, 5,000 की छूट में इस साल चाहिए, 5,000 की छूट में अगले साल चाहिए, 5,000 की छूट में अगले साल चाहिए। अच्छा, ठीक है सर। या फिर वो एक तरीका और भी हो सकता है कि वो इस वक्त दिखा दे, अगले 2 साल तक नहीं दिखा पाएगा फिर। अच्छा, मतलब 3 साल का एक ही साल में हो जाएगा वो। हाँ, वो ऐसे दिखा सकते हैं, बट यूजुअली ऐसा मतलब एट प्रैक्टिकल, तो चूंकि आपका कवर ही 3 साल का है तो पैसे भी 3 भागों में स्प्लिट होंगे। अच्छा, पर ईयर का छूट होगा जैसे। यस यस यस, पर ईयर वो स्प्लिट होंगे और पर ईयर वो अलग अलग होते चले जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है। इसके अलावा टैक्स में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको और समझनी चाहिए कि आपने सुना होगा कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे देश में, या कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो टैक्स फ्री हैं। जैसे मान लीजिए वृद्धावस्था आश्रम, अनाथ आश्रम, इस तरह के जो चैरिटेबल संस्थाएं होती हैं, इनको दिया जाने वाला दान टैक्स फ्री है। अगर आपने किसी वृद्धावस्था आश्रम में या अनाथालय में कोई आपने पेमेंट करी, सपोज 5100 रुपये का आपने कोई दान दिया, ठीक है, अब आपने दान तो दे दिया, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक लाभ भी और मिल सकता है। अगर आप इस 5100 रुपये की स्लिप उस आश्रम से लेकर के आपने सीए साहब को दे दें, तो 80G में आपको इस वाले पेमेंट पे टैक्स नहीं देना है, आपका टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये काम आपने प्रॉफिट के लिए नहीं किया है, आपने समाज सेवा के लिए किया है। समाज सेवा पर किया जाने वाला दान टैक्स फ्री होता है। इसमें एक नियम और भी है, आपको 10,000 रुपये तक का दान कैश में दे सकते हैं। 10,000 रुपये से ऊपर का कोई दान देना होगा किसी भी वृद्धावस्था आश्रम में या अनाथालय में या बालिका जो ये हॉस्टल्स होते हैं चैरिटेबल, उनमें अगर देना हो तो 10,000 से ऊपर कोई भी रकम होगी वो आपको चेक के रूप में या NEFT या RTGS के रूप में देनी होगी। 10,000 से नीचे तक का आप कैश में दे सकते हो और उसकी वहां से आप स्लिप मिलेगी। उस स्लिप को आपने तो दान दे दिया, लेकिन उस दान पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, वो आपको सीए या आपका अकाउंटेंट उनको देना है, तो वो टैक्स फ्री हो जाएगी। यूजुअली हम लोग 500 का, 1000 का, 1200, 1500 इस तरह कुछ ना कुछ साल भर में दान करते हैं, क्योंकि हम लोग सामाजिक प्रकृति के भी हैं, तो इस तरह का जो दान होता है वो टैक्स फ्री होता है। वो आप उसकी स्लिप अकाउंटेंट जी को दे देंगे तो आपको उसमें टैक्स में छूट मिलेगी। लक्ष्मण जी, पूजा जी, प्रीतम जी, सुषमा जी और भी बबीता जी और हमारे साथ काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा प्रश्न आपके पास है जो आप पूछना चाहते हैं तो इनकम टैक्स संबंधी प्लीज आप पूछिए। फिलहाल तो नहीं है सर, अभी तो तो मैं सभी से पूछना चाहता हूं कितने लोग अभी ITR भर रहे हैं या भरने का प्लान रखते हैं? सर ITR तो भर रहे हैं सर। ओके, 4 साल से भर रहे हैं। हाँ, तो क्या आप ITR में अपने सही खर्चे जो आज मैंने आपको डिस्क्राइब किए उनको दिखा पा रहे हैं? नहीं दिखा पा रहे हैं तो और इनको सही से एलैबोरेट कीजिए। अपने जितने ज़्यादा खर्चे आप कर रहे हैं उनके बिल्स हो सकते हैं उनको इकट्ठा कीजिए और अकाउंटेंट को दीजिए, जिससे कि उनकी आपको उन खर्चों की आपको हेल्प मिल सके। मैं आप सभी से एक चीज और कहना चाहता हूं कि आप प्रत्येक दिन के रिकॉर्ड्स जो भी आप खर्चा कर रहे हैं या जो आपको आ रहा है उसका रिकॉर्ड डेली वाइज मेंटेन कीजिए। इसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। आपके अपने प्रत्येक दिन के जितने भी खर्चे हैं बिजनेस के, जो आप काम करते हैं, उसके सारे खर्चों का रिकॉर्ड, पर्चियाँ जितनी भी हो सकती हैं उनको आप इकट्ठा करके एक फाइल में या एक फोल्डर है उसमें आप डालते चले जाइए। तो जिस वक्त आपको 31 मार्च को जब आपका ये साल पूरा हो जाएगा, यूजुअली मैं आपको एक और बताना, मैं आपको बीच में बताया था मैंने कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक जितने भी आपने खर्चे किए हैं, जितने भी आपको इनकम हुई है, वो उन सबका मैक्सिमम रिकॉर्ड आप अपने पास रखिए। और इसकी जो ITR फाइल करने की जो समय होता है अप्रैल, मई, जून, और जून के बाद अगर आप भरेंगे तो उस पर कई बार पेनल्टी लगती है, लेट चार्ज लगते हैं। तो 31 मार्च तक अपना डाटा पूरा कंप्लीट करके अकाउंटेंट को 2 अप्रैल में, 5 अप्रैल में आप दे देंगे और उससे सही से डिस्क्राइब कर लेंगे और जो चीज़ें आज मैंने आपके साथ शेयर की हैं
और फ्यूचर फर्दर क्लासेस में भी हम शेयर करेंगे। तो उन चीज़ों को आप उन्हें देंगे तो आपको टैक्स में काफ़ी राहत मिलेगी, और जो एक्सपेंसेस आप अपने शो नहीं कर पा रहे उन्हें सही से आप शो कर पाएंगे। बिल्कुल सर, काफी चीजें हम लोग नहीं शो कर पाते थे और वो करेंगे अगली बार सर। बहुत अच्छी। बताया हम लोगों को। तो ये जो क्लास हैं, ये ट्रेनिंग सेशंस हैं DIC नरेंद्र नगर से जो कराई जा रहे हैं आपको, इनका मकसद ही ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानें, क्योंकि कई बार क्या होता है अपने आप काम में इतना बिजी है, इतना समय नहीं है आपके पास, जब चीज़ें हो जाती जब बाद में पता लगता है ये तो हम कर सकते थे। तो इन ट्रेनिंग सेशन जो बीच बीच में चलते रहेंगे, इसका यही लाभ है कि आपको कुछ चीज़ें कनेक्ट होंगी और आप चीज़ों को थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाएंगे। ये छोटा सा सेशन है, मान लो 1 आवर का या डेढ़ घंटे ऐसा सेशन है। इस सेशन के अंदर आपको जो आपको हम नॉलेज शेयर करेंगे, उस नॉलेज का आप इसमें अपने व्यवसाय में लाभ कर पाएंगे। बबीता जी कोई सवाल? प्रीतम जी कोई सवाल? नो सर, थैंक यू। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले शेयर किया था कि इनकम टैक्स में रिबेट पाने के लिए अलग अलग तरह के मैंने आपको खर्चे बताए। मैंने एक 80 GB आपको वर्णन किया कि 80 में आप कोई दान करते हैं तो उस पर पूरा टैक्स एग्जम्पशन है। अब आप एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं छोटा सा, मैं इसके साथ इसको क्लास को कंक्लूड करूंगा। तो एक होता है जैसे आप किसी मंदिर को या किसी गुरुद्वारे को कोई दान करते हैं यूजुअली, तो उस पर 50% का डिडक्शन है। अगर आप मान लीजिए आपने किया 2000 रुपये का दान, तो उसमें 1000 रुपये तक के टैक्स, 1000 रुपये तक की आपको टैक्स में सेविंग मिल सकती है। तो इस तरह से आज हम समझ पाए। इसके अलावा हमने डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात की। एक और था एक पॉइंट GST का। GST को हम इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे, क्योंकि सीधे सीधे हम लोग नहीं पे करते, इसमें कई सारी चैन होती है, चेन के थ्रू ये किया जाता है। नवीन जी आप नए जुड़े हैं, कोई सवाल आपका टैक्स से संबंधित? आज हमारा जो टॉपिक था वो टैक्स पर था कि टैक्स कितने टाइप के होते हैं और हमें अपने जो लीगल जो कंप्लायंसेस हैं उनको कैसे कंप्लीट करना है, उसके बारे में आज ये सेशन चला था। आप कुछ पूछना चाहें तो बताएं नवीन जी। नवीन जी आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। प्रीतम जी कोई सवाल? नहीं सर, थैंक यू। ओके, सुषमा जी? आप सभी लोगों का क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको जो हमने समझाने की कोशिश की वो समझ आया होगा आपको। जी सर। तो आज हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं और कल इसी समय पर एक नए टॉपिक के साथ जो इस ग्रुप में शेयर किया जाएगा उस टॉपिक पर कल आपसे फिर मुलाकात होगी। सभी को नमस्कार। Thank you so much. अरे इंश्योरेंस का बारे में पता नहीं था, कोई टैक्स का न्यू मेरे क्या लग रही है, जैसे इंश्योरेंस का प्रोडक्शन लाइफ चल रहा है क्या, तो इसके अंदर जैसे 10 साल का है मेरा, तो 2-3 साल तो हो गए मेरे को, तो इसका ITR में डाल सकता हूँ इसको ये ऐसे